हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश। आई एम नॉल सर। आज मैं आप लोगों को इफ से शुरू होने वाला कंडीशनल सेंटेंस के विषय में पढ़ाऊंगा। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए अंत तक अवश्य बने रहें। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशनल सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का अर्थ होता है शर्त बोधक वाक्य। तो कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, यानी दो सेंटेंस होते हैं। तो एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझेंगे। यदि आप दिल्ली जाएंगे तो आप लाल किला देखेंगे। इफ का अर्थ होता है अगर या यदि। अगर से भी शुरू हो सकता है सेंटेंस और यदि से भी शुरू हो सकता है। अब यहां देखें, यदि आप दिल्ली जाएंगे तो आप लाल किला देखेंगे। इसमें दो सेंटेंस है। आप दिल्ली जाएंगे तो आप लाल किला देखेंगे। तो पहले सेंटेंस में जो यदि से या अगर से शुरू होता है उसमें शर्त होता है, और दूसरे सेंटेंस में उसका परिणाम होता है। आप दिल्ली जाएंगे तो लाल किला देखेंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे लाल किला नहीं देखेंगे। पहला सेंटेंस में क्या है? शर्त है। यदि आप दिल्ली जाएंगे या शर्त हुआ कि दिल्ली जाएंगे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? तभी लाल किला देखेंगे। दूसरा सेंटेंस, अगर वह मुझसे मिलेगा तो मैं उससे बात करूंगा। पहला सेंटेंस में शर्त हुआ, कंडीशन है। अगर वह मुझसे मिलेगा, अगर मुझसे मिलेगा तभी मैं उससे बात करूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं बात नहीं करूंगा। यानी अगर से शुरू होने वाला सेंटेंस में शर्त होता है, कंडीशन होता है, और दूसरे सेंटेंस में उसका रिजल्ट होता है, यानी उसका परिणाम होता है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? फर्स्ट स्ट्रक्चर से। सेकेंड स्ट्रक्चर के द्वारा भी हम कंडीशनल सेंटेंस बताएंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए। तो इसकी हिंदी क्रिया के अंत में गे होता है, गा गे गी होता है। देखिए दोनों में गा गे गी है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आप लोगों को मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं। आप उस फ्यूचर इंडेफिनिट के वीडियो में जाएंगे तो आप समझ लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो इस कंडीशनल सेंटेंस के दोनों पार्ट में गे अगर रहता है तो उसको हम कैसे बनाते हैं? आप फर्स्ट स्ट्रक्चर से सबसे पहले इफ लिखते हैं, और इफ के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद V1 लिखेंगे और V5। यानी पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में हिंदी में दोनों में रहता है फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन बनता है एक इफ से शुरू होने वाला जो भी कंडीशन सेंटेंस होगा वह जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। और दूसरा सेंटेंस जो होता है, उस सेंटेंस को जिसमें परिणाम होता है उसको हम बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो पहला सेंटेंस किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी जिसमें कंडीशन होता है, जिसमें शर्त होता है, उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा सेंटेंस जिसमें परिणाम होता है, यानी जिसमें रिजल्ट होता है, उसको हम बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो कैसे बनाएंगे? फर्स्ट स्ट्रक्चर, यदि आप दिल्ली जाएंगे तो सबसे पहले हम लिख देंगे इफ, इसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट, और यू के साथ आप V1 का प्रयोग होता है, यानी गो टू दिल्ली। अगर आप दिल्ली जाएंगे तो क्या होगा? इफ यू गो टू दिल्ली। इसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखने से पहले आप कॉमा जरूर लिखेंगे, और तो की इंग्लिश इसमें नहीं होती है। इसी से आपको ये दोनों का बोध हो जाता है। इफ से ही यदि या तो, इसलिए तो की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, वहां कमा दे दी जाता है। दूसरा सेंटेंस है आप लाल किला देखेंगे, तो दूसरे जिसमें रिजल्ट है उसको हम बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसलिए यू विल विजिट, या सी लिख देंगे, विजिट द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट, हम रेड फोर्ट को कैपिटल से लिखेंगे क्योंकि यह
हिस्टोरिकल प्लेस है, किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस का नाम जो लिखा जाता है वो कैपिटल से लिखते हैं और इसके बाद हम फुल स्टॉप लिख देंगे। यानी यदि आप दिल्ली जाएंगे तो आप लाल किला देखेंगे। इफ यू गो टू दिल्ली यू विल विजिट द रेड फोर्ट। जो कंडीशनल सेंटेंस है उसको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है और रिजल्ट जिसमें है यानी जिसमें प्रणाम है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया है। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहले हम जिसमें रिजल्ट है उसको पहले लिख सकते हैं, यू विल विजिट द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट। इसके बाद हम जो कंडीशनल सेंटेंस है इसको अगर लिखते हैं बीच में तो इसमें कॉमा नहीं देंगे, हम इसमें कॉमा नहीं देंगे और इफ को स्मॉल लेटर से लिखेंगे। इफ यू गो टू दिल्ली, इफ यू गो टू दिल्ली, इसके बाद फुल स्टॉप। यानी हम किसी भी कंडीशनल सेंटेंस को दोनों तरीके से बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर वह मुझसे मिलेगा तो मैं उससे बात करूंगा। तब यहाँ इफ से शुरू करें, इफ। अब इफ के बाद सब्जेक्ट आपका ही है, ही के साथ आप V5 का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। अतः इसके साथ हम लिखेंगे मीट्स, मीट्स मी। इसके बाद कॉमा देंगे, मैं उससे बात करूंगा। इसके बाद हम रिजल्ट लिखेंगे कॉमा देने के बाद। रिजल्ट में जो सेंटेंस है जो प्रणाम, जिससे प्रणाम बोध होता है उसको हम लिखते हैं कॉमा के बाद। यानी आई शैल टॉक टू हिम, टॉक टू हिम। अब इस सेंटेंस को भी हम इसके जैसा लिख सकते हैं, यानी आई शैल टॉक टू हिम इफ ही मीट्स मी। और तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं, चलिए अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दोनों सेंटेंस की क्रिया में क्या है, क्रिया के अंत में जे इसमें हैगा। तो हम बताए हैं कि इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस में दोनों पार्ट की क्रिया में गागेगी ही होता है, अंत में गागेगी ही होता है। तो ये मत समझ लेना कि दोनों सेंटेंस को हम फ्यूचर में ही बनाएंगे, बल्कि जो कंडीशनल सेंटेंस है यानी जिसमें कंडीशन है उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसा स्ट्रक्चर में बताया हूँ कि इफ के साथ जब भी होता है वो कंडीशनल सेंटेंस होता है और इसके बाद वाला सेंटेंस में परिणाम होता है जिसको हम बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। अतः हिंदी दोनों के हिंदी में गागेगी होता है, फ्यूचर सेंटेंस जैसा ही होता है, लेकिन इस क्रिया को जो है कंडीशनल कॉलेज को हम कंडीशनल सेंटेंस को बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में और जिसमें प्रणाम होता है उसमें हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। अतः तीसरा सेंटेंस को भी बनाएंगे हम इफ यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू के साथ V1 का प्रयोग होता है। इफ यू गिव मी ब्लड, ब्लड, इसके बाद हम कमा दे देंगे। तब इसके बाद जो है जिसमें रिजल्ट होता है यानी जिससे रिजल्ट का बोध होता है, जिससे प्रणाम का बोध होता है, उसको हम कमा के बाद बनाएंगे आई शैल गिव यू फ्रीडम, फ्रीडम। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि हम इस सेंटेंस को उलट के भी बना सकते हैं। पहले हम रिजल्ट लिखेंगे, बाद में भी हम जो है कंडीशनल सेंटेंस को लिख सकते हैं। यानी पहले ऐसे भी हम बना सकते हैं आई शैल गिव यू फ्रीडम इफ, अब स्मॉल लेटर से लिखेंगे इफ को, इफ यू गिव मी ब्लड। यानी हम दोनों तरीका से हम सेंटेंस को लिख सकते हैं,
लेकिन इसमें ध्यान देना होगा आप लोगों को कि जिस कंडीशनल क्लॉज जिसमें है, जिसे इफ से शुरू होता है, उस सेंटेंस को हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जिसमें परिणाम होता है उसको बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, चाहे वो किसी तरह हो, इस प्रकार पहले सेंटेंस के अनुसार हो या दूसरा जो बनाए हो उसके अनुसार हो। चौथा एग्जांपल, अगर मोहन कठिन परिश्रम करेगा, इसमें क्रिया क्या है? परिश्रम करना। इसके अंत में गा है गी है, और तो वह अपने वर्ग में प्रथम आएगा, इसमें भी आपका डागेगी है, दोनों में फ्यूचर ही रहता है। तो हम कंडीशन जिसमें होता है उसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इफ मोहन, मोहन के साथ यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं, और दुनिया के कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ V1 का प्रयोग करते हैं। अतः हम इफ मोहन, इन मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे। तो परिश्रम करना क्रिया है, इसके साथ हो जाएगा लेबर्स। लेबर्स कठिन का इंग्लिश हार्ड। इफ मोहन लेबर्स हार्ड, इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद हम लिखेंगे जिसमें परिणाम हो। परिणाम किसमें है? वह अपने वर्ग में प्रथम आएगा। इसमें शर्त है, अगर मोहन कठिन परिश्रम करेगा, इसमें शर्त है कि कठिन परिश्रम करेगा तभी अपने वर्ग में प्रथम आएगा। अगर कठिन परिश्रम नहीं करेगा तो अपने वर्ग में प्रथम नहीं आएगा। यानी फर्स्ट सेंटेंस में अगर मोहन कठिन परिश्रम करेगा, इसमें कंडीशन है, इसमें शर्त है, और इसमें इसका रिजल्ट है, यानी इसमें परिणाम है। अतः इसको हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। ही विल स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास। इन हिज क्लास अपने के लिए हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस लिखते हैं। तो अपने वर्ग में है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही, इसलिए ही को पॉजेसिव केस में बदलकर तब हम लिखेंगे हिज क्लास। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही विल स्टैंड फर्स्ट in his class इसके बाद हम लिखेंगे if, स्मॉल लेटर से कॉमा नहीं देंगे इसमें। जब भी हम if को बीच से लिखते हैं यानी कंडीशन क्लॉज को बीच में लिखते हैं तो if को स्मॉल लेटर से में लिखते हैं और यहाँ कॉमा नहीं देते हैं। if मोहन लेबर्स हार्ड। अब आप लोग इस तरह के सेंटेंस को समझ गए होंगे। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर के अनुसार आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं। दूसरा सेंटेंस में वैसा सेंटेंस होता है जिसमें काल्पनिक होता है, यानी वह अनरियल मैटर उसमें होता है। इसमें किसी भी क्रिया को पूरा होने के लिए उस समय पूरा होने की कोई संभावना नहीं होती है। ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं अनफुलफिल्ड विशेज। तो आइए देखते हैं हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर के अनुसार। अब सेकंड स्ट्रक्चर के अनुसार हम इसको बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले यह देखना है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे कि यह जो है अनफुलफिल्ड विशेज है, यानी अनरियल मैटर है, जिसे हम उस समय पूरा नहीं कर सकते हैं। वैसे सेंटेंस को हम कैसे समझेंगे कि वह जो है अनरियल मैटर है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका क्रिया के अंत में ता ते ती, श्योर अनसर्टेन क्रिया के अंत में ता ते ती होगा। दोनों क्रिया के यानी दो पार्ट में जो सेंटेंस होता है दोनों पार्ट की क्रिया में ता ते ती होगा। तो पहला एग्जांपल, अगर मैं चिड़िया होता, यहाँ क्रिया है होता, इसके अंत में क्या है ता। तो मैं आकाश में उड़ता, उड़ना यहाँ क्रिया है, इसके अंत में है ता। तो ऐसे सेंटेंस को काल्पनिक सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को अनफुलफिल्ड विशेज कहते हैं,
जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता, मैं चिड़िया न होऊंगा और न आकाश में उड़ूंगा। चिड़िया हो कभी हो ही नहीं सकता है आदमी, इसलिए जो है यह अनरियल मैटर कहा जाता है। तो मैं आकाश में उड़ता कभी उड़ ही नहीं सकता, मैं चिड़िया हो ही नहीं सकता। अतः इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं अनफुलफिल्ड विशेज, जिसे शर्त बोधक वाक्य यानी कंडीशनल सेंटेंस के अंदर रखते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इफ के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी जिसमें कंडीशन होता है, इसमें शर्त है मैं चिड़िया होता, इसमें शर्त है कंडीशन है, अगर मैं चिड़िया होता तब आकाश में उड़ता, चिड़िया नहीं होता आकाश में नहीं उड़ता। इसमें पहला ना इफ के साथ जो भी सेंटेंस बनता है, यानी अगर के साथ जो हिंदी में होता है अगर मैं चिड़िया होता, तो इसमें कंडीशन है और दूसरे पार्ट में होता है परिणाम। तो हमें स्ट्रक्चर में कैसे है, इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद ही टू, यानी इसमें किसी भी तरह की क्रिया हो हम केवल दूसरा रूप ही लिखते हैं। अगर बी की क्रिया होती है, बी की क्रिया में दूसरा रूप दो होते हैं, बी क्रिया V1 और V2। बी का दूसरा रूप होता है वाज एंड वेयर, बी क्रिया में वाज एंड वेयर होता है। तो किसी भी तरह के सेंटेंस हो, किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, अगर होना क्रिया है तो हम उसके दूसरा रूप वेयर का ही प्रयोग करेंगे, वर का ही प्रयोग करेंगे, वाज कभी नहीं लिख सकते हैं। चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई हो या कोई भी हो, हम बी क्रिया होगा, अगर होना क्रिया होता है तो उसके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, न कि वाज का। अतः अगर मैं चिड़िया होता, यहाँ होना क्रिया है इसलिए इसको बी क्रिया कहेंगे। बी माने होता है होना क्रिया है, अतः बी का दूसरा रूप होता है वाज वेयर, और किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो हम वर का ही प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग नहीं करेंगे। अतः इफ आई वर, यहाँ हम लिखेंगे वर, कभी भी वाज का प्रयोग नहीं करेंगे। चाहे सब्जेक्ट कोई हो, ही हो, तब पर भी हम वर का ही प्रयोग करेंगे। अगर बी क्रिया होगा तो अगर कोई भी सब्जेक्ट हो हम वर का ही प्रयोग करेंगे इस काल्पनिक सेंटेंस में, यानी अनरियल मैटर वाले सेंटेंस में। वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड, अब दूसरा सेंटेंस लिखने से पहले हम कॉमा लिखेंगे, जिसमें परिणाम होता है उस सेंटेंस को लिखने से पहले हम कॉमा जरूर लिखेंगे। इसके बाद तो की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, इसमें तो की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। अतः इसके बाद लिखेंगे हम आई, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अगर कोई अदर वर्ड है तो हम लिख सकते हैं, शब्द है तो आई के बाद हम लिख देंगे वुड, आई वुड। इसके बाद उड़ना की इंग्लिश, यानी ये वुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा V1 का ही प्रयोग किया जाता है। अतः हम वुड के साथ V1 लिखेंगे। उड़ना का इंग्लिश फ्लाई, अब आकाश में इन द स्काई, इन द स्काई, यानी अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हम कंडीशनल सेंटेंस को हम बाद में भी लिख सकते हैं और ये जिसमें परिणाम है उसको पहले भी लिख सकते हैं। जैसे आई वुड फ्लाई इन द स्काई इफ। अब इसको हम इफ को स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ना कि हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। इफ आई वर ए बर्ड। अब सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा। दूसरा एग्जांपल, अगर वह डॉक्टर होता, इसमें भी होना क्रिया है, होता तो होता यानी होना क्रिया का क्या अर्थ होता है, इंग्लिश बी है। अब इसके साथ सब्जेक्ट ही है, वह है, तो इसके साथ भी हम वर का ही प्रयोग करेंगे। अभी मैं बताया हूं कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो,
इस तरह के काल्पनिक सेंटेंस में जो कंडीशनल और सेंटेंस में काल्पनिक हो तो हम उसके साथ किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो वर का ही प्रयोग करेंगे। यानी बी के क्रिया में दो होते हैं, वाज और वर, तो हम दूसरा रूप का ही प्रयोग करते हैं, यानी इसमें वर का प्रयोग करते हैं, न कि हम वाज का प्रयोग करते हैं। अतः इफ ही वर ए डॉक्टर, डॉक्टर इसके बाद हम कॉमा देंगे, क्योंकि इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V2, V2 में क्या है, होना क्रिया है, तो होना क्रिया का इंग्लिश होता है बी, बी का दूसरा रूप होता है वाज एंड वर, लेकिन हम किसी भी तरह के सब्जेक्ट होता है तो हम वर का ही प्रयोग करते हैं। अतः इफ ही वर ए डॉक्टर, इसके बाद हम लिखेंगे कॉमा, कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, इसके बाद हम यहां लिखेंगे वुड, वुड के बाद V1, यानी किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल हो, शैल हो, वुड हो, मे हो, माइट हो, कैन हो, कुड हो, तो हम उसके बाद जो है V1 का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे और वुड के बाद रहेगा V1, तो यहाँ पर V1 क्या है, इलाज करना, इलाज करना का इंग्लिश क्या होता है, ट्रीट, 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 ट्रीट के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, इसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट, अपनी माँ का, तो अपनी माँ का, अपने के लिए इंग्लिश क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस। अगर सब्जेक्ट में है यानी परिणाम जिसमें बोध होता है वह अपने माँ का इलाज करता, इसमें सब्जेक्ट कौन है, ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हीज, तो यहाँ लिख देंगे अपने के लिए हीज, हीज के बाद मदर, मदर, इसके बाद अदर वर्ड में है अच्छी तरह, विल, अच्छी तरह का इंग्लिश विल। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर वह डॉक्टर होता तो अपने माँ का इलाज अच्छी तरह करता। इफ ही वर ए डॉक्टर ही वुड ट्रीट हिज मदर विल। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल, अगर मोहन के पास पैसा होता तो वह कार खरीदता। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, ये भी एक काल्पनिक सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में भी एक काल्पनिक सेंटेंस है जो अनफुलफिल्ड विशेष भी कहा जा सकता है। मोहन के पास पैसा होता तो वह कार खरीदता। उस समय दैट मीन्स उस समय उसके पास पैसा ही नहीं था, पैसा नहीं था, इसलिए उसको कल्पना कि अगर पैसा होता तो कार खरीदता। भले ही फ्यूचर में हो सकता हो, लेकिन हम फ्यूचर की बात नहीं करेंगे। जिस समय कार है उस समय की ये कल्पना है कि उस समय उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कार नहीं खरीद रहा है। अतः अगर मोहन के पास पैसा होता तो वह कार खरीदता। तो इसको भी हम बनाएंगे। इसमें क्रिया क्या है, होता, पास होता। तो पास होना का इंग्लिश क्या होता है, हैव। V1 क्या होता है, हैव। हैव का दूसरा रूप क्या होता है, हैड। दूसरा रूप क्या होता है, हैड। या तो अब समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद हम क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं, चाहे कोई भी क्रिया हो। तो इसमें क्रिया है पास होना। पास होना का इंग्लिश क्या होता है, हैव। हैव का दूसरा रूप क्या होता है, हैड। अतः हम इसको लिखेंगे इफ मोहन। इसके बाद हम दूसरा रूप में क्या लिखेंगे, पास होना का दूसरा रूप हैड, हैड। इसके बाद मनी। इफ मोहन हैड मनी, इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस यानी जिसमें रिजल्ट है तो हम उसके कॉमा के बाद लिखेंगे। तो वह कार खरीदता, तो यहां दूसरा सेंटेंस हो गया वह कार खरीदता, ही। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद वुड, वुड के बाद हम V1 यानी खरीदना। खरीदना का इंग्लिश क्या होता है, बाई। हम वुड के बाद क्या लिखेंगे, V1, बाई ए कार, बाई ए कार। दूसरा भी, तीसरा सेंटेंस भी सेंटेंस हो गया। चौथा सेंटेंस, अगर मेरे पास कलम होता तो मैं अपने पिताजी के पास पत्र लिखता। सबसे पहचान, ये पहचान मत भूलिएगा कि इसके हिंदी क्रिया के अंत में ता
ते ती जरूर होगा। अतः इसके सेंटेंस में भी, चौथा सेंटेंस में भी पास होता इसके अंत में, क्रिया के अंत में ता है। इसके दूसरा सेंटेंस में लिखता, इसके अंत में भी ता है। तो जब भी इस तरह की सेंटेंस होता है तो हम किसी भी तरह के सब्जेक्ट हो, हम क्रिया का दूसरा ही रूप लिखते हैं, क्रिया का दूसरा ही रूप लिखते हैं। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इफ के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट आई के बाद क्या है, दूसरा रूप। आई के बाद दूसरा रूप क्या है इसका, पास होना का दूसरा रूप हैड ए पेन। इफ आई हैड ए पेन, तो हम इसके बाद कॉमा लिखेंगे, कॉमा के बाद लिखेंगे मैं अपने पिताजी के पास पत्र लिखता। तो सब्जेक्ट हो गया आई, दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, और इसके बाद वुड, आई वुड। V1 इसमें क्या है, लिखना, तो लिखना का इंग्लिश राइट। आई वुड राइट ए लेटर टू, अपने के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई का पॉजेसिव केस माई। इसके बाद हम लिख देंगे फादर। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपने पिताजी, सॉरी, अगर मेरे पास कलम होता तो मैं अपने पिताजी को पत्र लिखता। इफ आई हैड ए पेन आई वुड राइट ए लेटर टू माई फादर। अब हम एक दो और सेंटेंस देखेंगे। हम दो तरह के सेंटेंस का जिक्र किए। एक होना क्रिया जिसमें बी होता है और बी का दूसरा रूप वाज, और वर होता है जिसमें हम किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ वर का ही प्रयोग किए हैं। और दूसरा सेंटेंस में दूसरे तरह के सेंटेंस बनाया है जिसमें हैव क्रिया का प्रयोग किए हैं, यानी पोजेशन जिससे हम बोध होता है। दूसरा में हैव क्रिया, और हैव क्रिया का दूसरा रूप होता है हैड। अब हम जो एक्शन शो करने वाला क्रिया के विषय में, थोड़ा सा कंडीशनल सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे। जैसे अगर वह पटना जाता तो वह अगर वह पटना जाता तो वह गोल घर देखता, अगर वह दिल्ली जाता तो वह लाल किला देखता। इस प्रकार के एक्शन शो करने वाला, अगर वह पटना जाता, जाना क्रिया क्या है, एक एक्शन शो करता है। जाना, खाना, पढ़ना, हंसना, खेलना, ये सब एक्शन शो करने वाला क्रिया होता है। और पास है यानी हैव और हैज का प्रयोग करते हैं, चाहे पास था, ये जो है पोजीशन शो करने वाला क्रिया होता है। और बी जो है स्टेटस शो क्रिया करने वाला होता है। स्टेटस शो करता है, एक कंडीशन बताता है, स्थिति बताता है। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, तो हूँ क्या है, एक मेरे शिक्षक होने का स्टेटस बताता है। अतः हम अब एक्शन शो करने वाला क्रिया के विषय में पढ़ेंगे जो कंडीशनल सेंटेंस का बोध कराता है। आइए अब हम लोग एक्शन शो करने वाला वर्ब का एग्जांपल देखते हैं। तो पांचवा एग्जांपल है, अगर वह दिल्ली जाता तो वह लाल किला देखता। इसमें क्या है, जाता, जाना क्रिया क्या है, एक्शन शो करने वाला है। यह एक्शन शो करने वाला क्रिया है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, अरे भी एक कंडीशनल है। अगर वह दिल्ली जाता, एक शर्त है, कंडीशनल यानी इसमें शर्त है। अगर वह दिल्ली जाता तो लाल किला देखता, यह कल्पना में एक शर्त है कि वह अगर दिल्ली जाता, अब वो समय जाने का नहीं है, जाता तब वह जो है लाल किला देखता। अतः हम इसको कैसे बनाएंगे, लेकिन सबसे असली पहचान है कि काल्पनिक होने का, कि यह कंडीशन में कैसे काल्पनिक सेंटेंस है, यानी अनफुलफिल्ड विशेष वाला सेंटेंस है। इससे क्रिया के अंत में ता, ते, ती जरूर रहेगा। अतः अगर वह दिल्ली जाता, क्रिया के अंत में ता है, तो वह लाल किला देखता, इस क्रिया के अंत में ता है। अतः हम इसको बनाएंगे इफ ही। अब इसका दूसरा रूप, जाना क्रिया का क्या होता है, गो, और गो का दूसरा रूप क्या होता है, वेंट।
इफ ही वेंट टू दिल्ली, इफ ही वेंट टू दिल्ली, इसके बाद हम कॉमा लिखेंगे, कॉमा के बाद क्या करेंगे, वह, यहां है वह, दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वह, इसके बाद हम लिखेंगे वुड, ही वुड। अब V1 देखना क्रिया का क्या होता है, सी या विजिट भी होता है, तो हम यहां सी लिख देते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी लाल किला, तो लाल किला यानी रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के पहले हम दी का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह हिस्टोरिकल प्लेस है, अतः लिख देंगे द रेड फोर्ट। इस सेंटेंस को भी हम लिख सकते हैं ऐसे, He would see the red fort if he went to Delhi, यानी हम जिसमें कंडीशन है, जिसमें शर्त है, उसको हम बाद में भी लिख सकते हैं और जिसमें परिणाम है उसमें हम पहले भी लिख सकते हैं। छठवां सेंटेंस, अगर तुम मेरे पास आता तो मैं तुम्हें अच्छी तरह अंग्रेजी पढ़ाता। यहाँ अगर तुम मेरे पास आता, यहाँ पर आता, यहाँ पर क्या है, आता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ, इफ इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम यानी यू, यू के बाद हम क्या लिखेंगे, दूसरा रूप, क्रिया का दूसरा रूप लिखेंगे, यानी आता यानी आना, क्रिया का क्या होता है, कम, और कम का दूसरा रूप होता है केम। इसके बाद मेरे पास यानी टू मी, मेरे पास आओ, कम टू मी, उसके पास जाओ, गो टू हिम। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, मेरे पास आता है तो मेरे पास के लिए यहां पर लिख देंगे टू मी। इसके बाद हम लिखेंगे कॉमा, कॉमा के बाद लिखेंगे दूसरा सेंटेंस का यानी जिसमें प्रणाम है उसका सब्जेक्ट लिखेंगे यानी आई। इसके बाद वुड, वुड के बाद लिखेंगे V1 यानी पढ़ाता, पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच, और हम लिखेंगे टीच यानी पहला रूप टीच। इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी, इसलिए हम लिख देंगे इंग्लिश। यहां हम लिखेंगे अब तुम्हें, तो जब दो ऑब्जेक्ट है, किसी क्रिया के साथ दो ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो अगर हम पहले लिख देते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए हम टू का प्रयोग जरूर करते हैं। अतः यहां हम पहले हम वर्ब के जस्ट आफ्टर लिखे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद तुम्हें जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आपको ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो तो आप ऑब्जेक्ट की वीडियो में जाएंगे तो आप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है या अदर ऑब्जेक्ट क्या है। अतः हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिखते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। अतः हम टू के बाद लिखते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिख देंगे अदर वर्ड यानी अच्छी तरह, वेल। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं कि आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और नई वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।